हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजानिया, योर फिजिक्स टीचर। जो आपकी IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन है, आई होप बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। हम भी एक हल्का सा कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे थे आपकी तैयारी में। तो इन सालों के अंदर जो IIT JEE ने सवाल पूछ रखे हैं उनका हम रिवीजन करा ही रहे हैं। तो एक अच्छा सा सवाल लिया है मैंने, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है और कॉम्प्रीहेंशन है। सवाल के दो पार्ट हैं और एक कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं यही करा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इस सवाल को कराते कराते मैं कुछ हल्का फुल्का आपको थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन भी कराऊँ। हालांकि मैंने थर्मोडायनेमिक्स ही क्यों लिया, इसके पीछे मेन कारण तो यही था कि किसी बच्चे ने यूट्यूब पर कहा था कि कमेंट में कहा था कि सर ना ऐसा सवाल लेना जिसके अंदर ना पिस्टन्स वगैरह मूव कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो मैंने जानबूझ के इसीलिए ये लिया। हालांकि मुझे सवाल वैसे ही पसंद था, बट हो सकता कोई और चैप्टर लिया होता। ये चैप्टर लेने के पीछे कारण ये है। मैं पूरा सवाल रीड आउट कर दूंगा। मैंने पूरा का पूरा सवाल लिखा नहीं, पूरी सिचुएशन लिखी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सिचुएशन होगी और सवाल होंगे। सवाल मैंने लिखे हुए, सिचुएशन मैंने लिखी नहीं है। हालांकि मैंने डायग्राम में दिखा रखी है, वो उतनी एनफ होगी, बट स्टिल मैं एक बार रीड आउट करता हूं कि सिचुएशन क्या है। तो चलिए बच्चों, सिचुएशन इज लाइक दिस कि इन द फिगर a container is shown to have a movable without friction piston at the top। ये piston है, ये movable है without friction। The container and the piston are made of perfectly insulating material। मैंने लिख भी दिया, कंटेनर हो चाहे पिस्टन हो, सारे के सारे इंसुलेटिंग है। ना तो यहाँ से हीट आ सकती है, ना यहाँ से आ सकती है, ना यहाँ से आ सकती है, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से। फेयर इनफ। आगे चलते हैं। द कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय ए रिजिड पार्टीशन। तो इसका नाम निकाल दिया रिजिड पार्टीशन। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के अंदर सवाल में इसे रिजिड पार्टीशन ही बोला जाएगा, सवाल की लैंग्वेज से लग रहा है। ठीक है, ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो रिजिड पार्टीशन है ये थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल का है, दैट अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट। ये सवाल में लिखा हुआ है कि यहां से हीट का आदान प्रदान हो सकता है स्लोली। आगे चलते हैं। The lower compartment of the container is filled with 2 moles of ideal monatomic gas। यहां पर एक मोनोटोमिक गैस है जिसका टेम्परेचर मुझे गिवन है 700 केल्विन। ऊपर 2 मोल डायटोमिक गैस है जिसका मुझे टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन। अच्छी बात है। सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि सिचुएशन में कौन सी बातें थी। ये पिस्टन है, मूवेबल है। इसको पिस्टन नहीं बोला गया है कॉम्प्रीहेंशन की लैंग्वेज के अंदर, इसे रिजिड पार्टीशन बोला गया है। ओके, ये थर्मली कंडक्टिंग है, तो ऑफ कोर्स यहां से हीट आ जा सकती है स्लोली एज पर क्वेश्चन। कंटेनर के जो बाकी पिस्टन और कंटेनर खुद है वो सारे के सारे इंसुलेटिंग है, लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, सिचुएशन में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ये तो हो गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड। मुझे इस पार्टीशन को रिजिडली फिक्स्ड मानना है कि ये मूव नहीं करेगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा पहले वाले सवाल में। सो दैट इट डजंट मूव, ऑफ कोर्स रिजिड है तो इट डजंट मूव। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द गैसेस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? चलिए सोचते हैं। यहां से हीट आ नहीं सकती, यहां से हीट आ नहीं सकती, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है। यहां से हीट आ सकती है, यहां से हीट आ सकती है। और यहां पर हीट कैसे आएगी? ये 700 केल्विन, ये 400 केल्विन। हीट अपने आप अगर ट्रांसफर होगी तो कहां से कहां होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो ऑफ कोर्स हीट विल मूव लाइक दिस। जब ये हीट यहां जाएगी तो ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, इसका टेम्परेचर घटाएगी। थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी सवाल करने में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ये पता करो कि प्रोसेस कौन सा है। अगर थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी सवाल में प्रोसेस पता लग गया उसके बाद तो सवाल बहुत आसान हो गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। मैं सोचता हूं प्रोसेस कैसा है, देखना। अगर हीट यहां से आ गई है, इस बात का मतलब समझ में आ गया कि हीट यहां से निकल रही है, यहां जा रही है, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक तो नहीं हो सकता। पक्की बात है कि एडियाबैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से हीट निकल रही है, यहां हीट जा रही है, यहां पर DQ नेगेटिव है, यहां पर DQ पॉजिटिव है। क्या आइसोथर्मल हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट।
अगर हीट यूं जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, प्रोसेस आइसोथर्मल तो नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब जाके आपका इक्विलिब्रियम आएगा। फेयर इनफ। तो ऑफ कोर्स आइसोथर्मल भी नहीं है, इसका टेम्परेचर 400 से बढ़कर टी हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 700 से घटकर टी हो जाएगा। द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हो नहीं सकता, एडियाबैटिक हो नहीं सकता, और क्या हो सकता है? नीचे वाले कंटेनर का प्रोसेस क्या होगा, ये सोचना समझना तो बहुत आसान है। ये कंटेनर की वॉल्स तो ऑफ कोर्स रिजिड है ही, और ये जो पिस्टन है ये भी सवाल के पहले पार्ट में बोल रखा है कि ये मूव नहीं कर रहा। तो पक्की बात है कि नीचे वाले जो गैस है उसके लिए तो बड़ा सवाल चीख चीख के बोल रहा है कि इसका प्रोसेस तो आइसोकोरिक होगा, वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। तो नीचे वाला जो कंटेनर है उसका हमें आइडिया लग गया है पहले वाले पार्ट के लिए कि वो आइसोकोरिक है। ठीक है, अब आगे देखना। जैसे ही हीट यू जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा वेलोसिटी से इस पिस्टन को पुश करेंगे, टक्कर करेंगे। और अगर टक्कर करेंगे तो ज्यादा फोर्स पिस्टन पर ऊपर की तरफ लगेगा। पिस्टन धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूं, मेरे ख्याल से आप बच्चों को याद रहेगा कि कोई गैस अगर कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है, किसके अगेंस्ट? कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट अगर एक्सपेंड कर रही है तो पक्की बात है कि प्रोसेस आइसोबैरिक है। सुनना इस बात को। ये कंटेनर फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये लगातार ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। द रीजन इज कि जैसे ही यहां से हीट आएगी, यहां के मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा वेलोसिटी से इस पिस्टन से टकराएंगे, तो ऑफ कोर्स पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इसका प्रोसेस तो आइसोकोरिक नहीं है, क्योंकि ये वाला पिस्टन तो सवाल के हिसाब से मूवेबल है। तो इसका मतलब इसका प्रोसेस कैसा हो सकता है? तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस? लेट मी टेल यू, है ना। मैं बेटा सवाल का पहला पार्ट मिटा रहा हूं क्योंकि हमने पढ़ तो लिया ही है, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है आपको। ठीक, जैसे अगर मैं इस पिस्टन की एफबीडी बनाऊं तो इस पिस्टन पर नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस पिस्टन पर नीचे की तरफ बाहर की गैस ने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, और नीचे से गैस ने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, एंड दैट इज ऑफ कोर्स P इनटू ए। अगर इसमें हीट स्लोली 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 आएगी तो ये पिस्टन स्लोली 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 ऊपर जाएगा। स्लोली 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 ऊपर जाने का मतलब है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इस केस में हम कहते हैं कि ये गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। व्हिच फोर्सेस आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, बोथ फोर्सेस आर कांस्टेंट। इट मींस द प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक। फिर भी अगर आपको दिक्कत तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स आ गया Pa और नीचे का फोर्स आ गया PATM इंटू A प्लस mg। A से A कैंसिल, ये नीचे आ गया। P एटमॉस्फेरिक कैंसिल, mg सॉरी PATM कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो प्रेशर भी तो कांस्टेंट। इसका मतलब इस डायटोमिक गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आइसोबैरिक होना चाहिए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इस बात को एक्सप्लेन करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम में भी इतना समय लेना है। एग्जाम में तो बिल्कुल खड़ाक से सोचो कि अरे भाई इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस, और अगर ये एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस तो ऑफ कोर्स प्रोसेस कैसा होगा? आइसोबैरिक होगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना एग्जाम में। ठीक, हो गया हमारा काम। तो इसने कोई ना कोई हीट दी है, वो हीट इसके पास आई है। इसने कितनी हीट दी है? सोचो कितनी हीट दी है। इसका टेम्परेचर पहले 700 था, वो घटकर हो गया है T। तो इसने हीट दी है, यहां पर हीट का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। C मतलब इसके प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स है 2, इसका C। प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है प्रोसेस पर कि प्रोसेस कौन सा है। आइसोकोरिक है तो प्रोसेस आइसोकोरिक है तो हम C को यूज करेंगे CV। CV मीन्स
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप लिख सकते हो दैट इज 700 माइनस टी। इसने इतनी हीट दी है, पहले 700 थी बाद में टी हो गई, ठीक है। इसने जितनी हीट दी है ऑफ कोर्स इसने उतनी ही हीट ली है। इसने कितनी हीट ली है? एन इंटू सी। इसका सी कितना है? आप बोलोगे इसका सर प्रोसेस तो आइसोबैरिक है, तो सी लिखो आइसोबैरिक का, दैट इज सीपी डेल्टा टी। सर व्हाट इज डेल्टा टी? बेटा पहले टेम्परेचर 400 था, बढ़कर टी हो गया, क्योंकि फाइनली यहां का टेम्परेचर टी तो यहां का टेम्परेचर टी, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तभी तो हीट का जाना बंद होगा, और उसी को तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो आप बोलोगे कि सर इसमें टेम्परेचर जो है वो T माइनस 400, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर। 2 से 2 कैंसिल। मोनोएटॉमिक गैस का CV कैसे लिखते हो? बड़ा मोनोएटॉमिक गैस का CV होता है 3/2 R। 700 माइनस T इज इक्वल्स टू CP। किसका? डायटोमिक गैस का। डायटोमिक गैस का CP आई रियली होप आपको याद होगा, दैट इज 7/2 इंटू R, दैट इज T माइनस 400। आपको हर गैस के CP CV याद होने चाहिए, इसमें बड़ा कोई मक्कारी नहीं चलेगी। वो अलग बात है कि उस सवाल के अंदर CP और CV गिवन थे, उस कॉम्बिनेशन में गिवन थे। हमारे पास ये R/2 कैंसिल हो गया, मेरे पास शायद आ गया 2100 माइनस 3T शुड बी इक्वल टू 70 माइनस 2800। इसको इधर ले आया तो मेरे पास आ गया 10T इज इक्वल्स टू बड़ा 4900। आई थिंक टेम्परेचर कम्स आउट में 490 केल्विन। तो अगर आपका ये पार्टीशन रिजिड रहेगा तो नीचे वाला जो गैस है उसका टेम्परेचर 700 से घटकर 490 हो जाएगा, और ऊपर वाले का टेम्परेचर 400 से बढ़कर 490 हो जाएगा, और जैसे दोनों का टेम्परेचर 490 हो जाएगा उसके बाद तो आपके हीट का आना जाना बंद, और अगर एक बार हीट का आना जाना बंद, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई रियली होप बड़ा आप इस बात को समझ गए होंगे। और अगर हमें एक बार टेम्परेचर का अगर चेंज पता लग गया तो हम बाकी बातें भी पता कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर कितने टाइम्स चेंज हुआ, इसमें वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, बिकॉज वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT। टेम्परेचर चेंज होगा तो इस केस में तो प्रेशर चेंज होगा, और सॉरी इस केस में तो वॉल्यूम चेंज होगा, और इस केस में प्रेशर चेंज होगा। तो वो बातें भी हम पता कर सकते थे, बट ऐसे कुछ पूछ ही नहीं है। तो सर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में कोई और सिचुएशन उसने डिस्कस कर रखी है, वो भी देख लेते हैं। मैं इसे बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मैंने समझाने के लिए इतना सारा समय लिया है, अदरवाइज बच्चे को तो ये बात सोचने, समझने और लिखने में बड़ी मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगती है, ठीक है। आपको भी 1.5-2 मिनट ही लगनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में तो क्लियर होगा कि हाँ भाई प्रोसेस आए, मुझे तो बताना है, इसलिए मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ, करते वक्त थोड़ी लगता है टाइम, ठीक। नेक्स्ट, नाउ कंसिडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव। अच्छा, अब जो पार्टीशन है ये रिजिड नहीं है, ये फ्री टू मूव है, और जैसे ये फ्री टू मूव हुआ इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसका अगर वॉल्यूम चेंज हो सकता है तो इस बार ये प्रोसेस हो सकता है कि आइसोकोरिक ना हो। लेट्स सी, इज फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन ऑफ कोर्स, सो दैट प्रेशर ऑफ गैसेस इन बोथ द कंपार्टमेंट इज सेम। अगर ये वाली बात ना बोली हो, देखो IIT वाले कितने बढ़िया है, हर बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये वाली बात ना बोली होती ना तब भी हमें पता होनी चाहिए थी कि अगर आपका ये सारा का सारा अरेंजमेंट स्लोली एक्सपेंड कर रहा है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए, और अगर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए तो इस तरफ प्रेशर और इस तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए था। हालांकि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये और अच्छी बात है। मैं फिर से बोलता हूं, नाउ कंसिडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव। बड़ा फ्री टू मूव है, पिस्टन मूव करेगा विदाउट फ्रिक्शन, सो दैट प्रेशर ऑफ गैसेस इन बोथ द कंपार्टमेंट इज सेम। अब दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा, सेम, जो प्रेशर यहां वो प्रेशर यहां, ठीक है। देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंड वर्क डन बाय द गैसेस टिल दे अचीव इक्विलिब्रियम। लेकिन अब भी टेम्परेचर यहां का शुरुआत में 700 है, यहां का टेम्परेचर 400 है, तो बताओ कि अब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, और अगर फाइनल टेम्परेचर इतना होगा तो वर्क डन बाय गैसेस, दोनों गैसेस का मिलाकर वर्क डन कितना होगा। ये हमसे पूछ रखा है, ये हमसे पूछ रखा है। करते हैं कोशिश, पहले ये पता करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। पहले पता करते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या है। अगेन, सवाल करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि प्रोसेस कौन सा है। अब आपको काफी हद तक आइडिया लग चुका है, सुनना।
This gas is expanding slowly against constant forces like atmospheric force and mg. If some gas is expanding against constant forces, of course it is going to be isobaric. तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक है। ये तय हो गया कि इसका प्रोसेस तो अब भी आइसोबैरिक है। सर इसका प्रोसेस कैसा है? आइसोबैरिक तो है नहीं इस बार, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार पिस्टन धीरे 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 ऊपर आएगा। कोई बच्चा सोचे सर ऊपर कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर 400 केल्विन है, यहाँ पर टेम्परेचर 700 केल्विन है, इसलिए यहाँ वाले मॉलिक्यूल कम वेलोसिटी से टक्कर करेंगे और यहाँ वाले मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से टक्कर करेंगे। इस कारण से इस पिस्टन पर ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा और नीचे वाला फोर्स छोटा होगा और पिस्टन धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, इसका प्रेशर पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये तो आइसोबैरिक है। लेकिन हम जानते हैं, सवाल में हिंट दे रखा है कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर भी सेम रहेगा। अरे भाई जब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम रहेगा तो तय बात है कि प्रोसेस ये वाला आइसोबैरिक तो ये वाला प्रोसेस भी तो आइसोबैरिक, यहां प्रोसेस आइसोबैरिक तो यहां प्रोसेस भी तो आइसोबैरिक। और अगर अगर दोनों तरफ प्रेशर अगर सेम आ गया है आइसोबैरिक। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर अगर आइसोबैरिक है, दोनों प्रेशर अगर सेम है तो पिस्टन ऊपर क्यों जा रहा है? बेटा पिस्टन ऊपर जा रहा है नेग्लिजिबल वेलोसिटी से, बहुत कम वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन इज स्टिल 0। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हो। अब मुद्दे पे आते हैं। आइसोबैरिक है तो इसके लिए इसने कितनी हीट ली? इसने हीट ली है NCP डेल्टा T शुड बी इक्वल टू, इसने कितनी हीट दी है? इसने हीट दी है NCP डेल्टा T डैश। वो बड़ा CP डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका CP अलग अलग है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। CP डायटोमिक है तो बेटा इसका CP होगा 7/2 इंटू R। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? T-400। इसके लिए 2 मोल है, CP कितना होगा? दैट इज 5/2 इंटू R। टेम्परेचर चेंज कितना बेटा? 700 से घटकर T हो गया। आपका बेटा R/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करना, मेरे पास आ गया 70 - 2800 शुड बी इक्वल टू 3500 - 5T। इसको इधर ले बेटा, 15T इज इक्वल्स टू 6300/12। बड़ा देखना 3 से जाएगा ना तो ये तो आ जाएगा 2100 अपॉन बेटा कितना 4, और ये बेटा कितना आ गया 25 इंटू 21। बड़ा शायद 525 केल्विन। सवाल का पहला पार्ट तो हो गया 525 केल्विन कि जो फाइनल टेम्परेचर हो 525 525 केल्विन होगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर हमसे ये भी पूछ रखा है कि कुल मिलाकर गैसेस ने कितना वर्क डन किया है। निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। गैसेस ने कितना वर्क डन किया है बिल्कुल निकाल लेंगे। दोनों गैसेस जो हैं उनका प्रोसेस में पता है कि आइसोबैरिक है, और मुझसे पूछा गया फाइंड नेट वर्क डन बाय द गैसेस। इट मींस वर्क डन बाय दिस प्लस वर्क डन बाय दिस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर गैस का जो वर्क डन है उसको हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले से याद करते हैं, P डेल्टा V। याद होगा सबको। एंड ऑफ कोर्स दिस इज P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। इट कैन बी रिटन एज P V फाइनल माइनस P V इनिशियल। इट इज ऑफ कोर्स nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। nR बाहर निकाल लो तो T फाइनल माइनस T इनिशियल इज डेल्टा T। तो वर्क डन का आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। मोस्टली बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे। किसी बच्चे को ना याद हो तो मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला वापस से लिख दिया है। ठीक है सर, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे? ये क्यों यूज कर रहे हो?
सवाल की लैंग्वेज चीख चीख के कह रही कि प्रेशर और वॉल्यूम में बातें मत करो, हमने दी नहीं है, हमने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दिए, तो ऑफकोर्स इनको यूज करो आप, ठीक है। तो करते हैं। वर्क डन बाय द गैसेस विल बी वर्क डन बाय गैस ए प्लस वर्क डन बाय गैस बी। ए और बेटा बोलिए रखा तो मैं ऐसे कहता हूँ वर्क डन बाय, है ना, ठीक है, मैं इसको ए मान लेता हूँ। इसका वर्क डन कितना होगा, एन दैट इज टू आर, आर बेटा आर ही छोड़ दो, डेल्टा टी दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज टी माइनस 700 प्लस इसका वर्डन एन आर डेल्टा टी, प्रोसेस इसका भी आइसोबैरिक, प्रोसेस इसका भी आइसोबैरिक, दैट इज एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल है टी, टी इनिशियल है चार्ज। सर टी कहां से लिखो बेटा, टी हमने अभी भी निकाला था, यूज कर लो उसे, दैट इज 2 इंटू आर इंटू बेटा बोलना कितना था 525, 525 माइनस 700 प्लस 2 इंटू आर इंटू 525 माइनस 400। सो मेरे ख्याल से टोटल वर्क डन बाय द गैसेस मेरे पास आ गया है, दैट इज 2R 525 माइनस बेटा 700 आई थिंक 175 माइनस 175, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू आर इंटू 525 माइनस 400 इज 125, 125 माइनस 175 इस बड़ा माइनस 50 माइनस 100 आर आ गया। आपको आर की वैल्यूज वगैरह नहीं लिखनी है, सारे के सारे जो ऑप्शंस थे वो आर के टर्म्स में थे, तो जो नेट वर्क डन बाय गैस था वो आ गया माइनस 100 आर। इसमें से हम समझ गए हैं इसमें से कि एक गैस का वर्क डन पॉजिटिव और एक गैस का वर्क डन नेगेटिव है, इसका वर्क डन पॉजिटिव है, इसका वर्क डन नेगेटिव है, वो मैंने निकाल भी लिया। इंडिविजुअली अलग अलग गैसेस का वर्क डन पूछोगे तो हमने वो भी निकाल लिया, कभी इस तरह कॉम्प्रिहेंशन आए तो हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि बेटा आप इस कॉम्प्रिहेंशन को भी समझ गए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से करना है, किस तरह से हमें उनमें थॉट प्रोसेस लगाना, वो भी आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह कॉम्प्रिहेंशन या इस तरह कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन तो शायद इस बार IIT एडवांस इसका ना पूछे, किसी और टॉपिक का पूछें कॉन्सेप्ट, तो ये आपके वापस रिपीट हो ही सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।